आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर रसायन शास्त्र की अवधारणाएं। देखिए, इस चैप्टर में हमें रसायन शास्त्र की कुछ प्रमुख अवधारणाओं के बारे में अध्ययन करना है, जैसे कि पदार्थ क्या होते हैं, बेसिकली पदार्थ का वर्गीकरण किस प्रकार से करते हैं, रस समीकरण मिति क्या होती है, मोल संकल्पना क्या होती है। बेसिकली इस प्रकार के बहुत सारे ऐसी अवधारणा हैं जिसके बारे में हमें इस चैप्टर में जानना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली पदार्थ। क्या है बेसिकली? आज हमें जो रसायन शास्त्र की बेसिकली जो सबसे पहली अवधारणा है जिसे कि आपको जानना चाहिए वो क्या होती है, बेसिकली पदार्थ होती है। पदार्थ के बाद हम बात करेंगे पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं पदार्थ क्या होता है। देखिए, पदार्थ बेसिकली ये जो मार्कर है ये आपका एक पदार्थ है। मैं भी जो हूँ वो क्या है, एक पदार्थ है। हाँ, तो पदार्थ क्या होता है बेसिकली इस दुनिया में या इस ब्रह्मांड में हर वो वस्तु, इस ब्रह्मांड की हर वो वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान होता है और जो कुछ स्थान घेरता है। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ का मतलब होता है ब्रह्मांड की हर वह वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान होता है और जो कुछ स्थान घेरता है, वह क्या कहलाता है? बेसिकली पदार्थ कहलाता है। जैसे कि यदि मैं इस मार्कर की बात करूं तो ये वाले मार्कर ब्रह्मांड की एक वस्तु है, बिल्कुल है। अब इसका कुछ द्रव्यमान है, कुछ न कुछ भार होगा, बिल्कुल होगा, और ये कुछ स्थान घेरेगी। देख सकते हैं आप, ये इतना स्थान घेर रही है, मतलब ये क्या है? पदार्थ है। मैं भी ब्रह्मांड की कोई वस्तु हूं। अब मेरा भी कुछ द्रव्यमान है, मेरा भी कुछ अपना भार है, और मैं जहां पर भी खड़ा रहूंगा मैं उतना स्थान घेर लूंगा, तो मैं भी क्या हो गया? एक पदार्थ हो गया। आप जिस फोन पर ये वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो का भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, वो मोबाइल का भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, और वो जो मोबाइल है जहां पर भी आप रखोगे वो उतना स्थान घेर लेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका मोबाइल भी एक पदार्थ है। तो पदार्थ का मतलब होता है ब्रह्मांड की हर वो वस्तु। पदार्थ का मतलब होता है ब्रह्मांड की हर वह वस्तु जो कुछ स्थान घेरती हो और जिसका कुछ द्रव्यमान हो, पदार्थ कहलाती है। पदार्थ को हम द्रव्य भी कहते हैं। बेसिकली क्या कहते हैं हम? पदार्थ को द्रव्य। पदार्थ को क्या कहा जाता है? द्रव्य भी कहा जाता है। जैसे कि आपका ये हो गया डस्टर। ये डस्टर का कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी है, और जहां पर भी मैं इसे रखूंगा वो उतना स्थान घेरेगा। अभी मैंने पकड़ रखा हो तो ये बेसिकली देख सकते हो इतना स्थान घेर लिया है, तो ये भी क्या है? आपका पदार्थ है। वायु का भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है और वो भी कुछ ना कुछ स्थान घेरती है। मतलब वायु भी क्या है? आपका एक पदार्थ है। तो ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु, आपकी फोटो हो, आपका बल्ब हो, आपका पंखा हो, कुछ भी हो, कोई भी वस्तु यदि उसका कुछ द्रव्यमान है, कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, और यदि वह स्थान घेर रही है तो वह क्या कहलाएगा? बेसिकली पदार्थ। ये जो आप देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड, ये भी बेसिकली आपके पदार्थ की श्रेणी में आता है। क्यों? क्योंकि इसका भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान है और आप देख सकते हो ये इतना स्थान घेर रहा है। हाँ, तो बेसिकली पदार्थ समझ में आया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेसिकली हमारा पदार्थ का वर्गीकरण। अब हम क्या सीखने वाले हैं कि आप पदार्थ का वर्गीकरण किस प्रकार से कर सकते हैं। बिल्कुल, मतलब कि हम पदार्थ को कितने भागों में बांट सकते हैं, अब हम वो सीखने वाले हैं। हाँ, देखिए, पदार्थ क्या होता है आप सभी जानते हैं। अब पदार्थ का वर्गीकरण करना है। हाँ, तो देखिए, इसके भी आपके कुछ आधार होते हैं। जैसे कि आपकी कक्षा में कुछ बालक है, मान लेते 10 बालक है। अब उन 10 बालकों का आपको वर्गीकरण करना है। क्या करना है? बेसिकली वर्गीकरण करना है। तो आप बहुत प्रकार से उनका वर्गीकरण कर सकते हो, बहुत प्रकार से उन्हें बांट सकते हो। कैसे कैसे? उन्हें लंबाई के आधार पर बांट सकते हो, उन्हें उनके मार्क्स के आधार पर बांट सकते हो, उन्हें उनकी प्रतिभा के आधार पर बांट सकते हो। मतलब ये आपकी क्लास में जो 10 बच्चे, उन्हें आप कितने आधारों पर बांट सकते हो? लंबाई के आधार पे, ऊंचाई के आधार पे, हालांकि दोनों वही होती है, उनकी बेसिकली प्रतिभा के आधार पे। तो इसी प्रकार से आप जो अपनी क्लास के बच्चे हैं, जो 10 बच्चे, उन्हें आप बहुत आधार पर बांट सकते हो। वैसे ही हम पदार्थ का भी जो वर्गीकरण है वो बहुत आधार पे कर सकते हैं। तो बेसिकली हम पदार्थ का वर्गीकरण करने वाले हैं 2 आधारों पर। हाँ,
जो आपका पहला आधार होगा वो होगा बेसिकली भौतिक वर्गीकरण। जो पदार्थ के वर्गीकरण का जो पहला आधार होगा वो बेसिकली क्या होगा आपका भौतिक आधार पर। और जो आपका दूसरा आधार होगा वो बेसिकली क्या होगा आपका रासायनिक आधार होगा। तो पदार्थ का वर्गीकरण हम दो आधारों पे कर रहे हैं, एक भौतिक आधार होगा और एक बेसिकली रासायनिक आधार होगा। जैसे मैंने भी एग्जाम्पल दिया था वैसे ही आप पदार्थ का वर्गीकरण भी दो आधार पे कर सकते हो। हाँ, तो सबसे पहले हम क्या जानने वाले, बेसिकली आपका भौतिक आधार पर जानने वाले। हाँ, तो देखिए भौतिक आधार पे आपके पदार्थ बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं। अब बात आता है भौतिक आधार के अंतर्गत हम क्या देखते हैं, जैसे कि जब आप बच्चों का बेसिकली वर्गीकरण किसके आधार पे करते हैं, उनकी प्रतिभा के आधार पे करते हैं, तो उनके नंबर्स देखा जाता है कि यदि उनके नंबर्स ज़्यादा है इसका मतलब क्या है कि उनकी प्रतिभा अच्छी है, यदि नंबर्स कम है तो उनकी प्रतिभा क्या है बेसिकली कम है। आप इस प्रकार से बेसिकली उन्हें वर्गीकृत करते हैं जब आपके वर्गीकरण का आधार क्या होता है, उन बच्चों की प्रतिभा होता है। वैसे ही जब हम पदार्थ को भौतिक आधार पे क्या कर रहे हैं, वर्गीकृत कर रहे हैं, भौतिक आधार पे पदार्थ का वर्गीकरण कर रहे हैं, तो आप हमें ये बताइए कि भौतिक आधार में हम क्या देखते हैं। तो याद रखना भौतिक आधार में हम देखते हैं कि उनके अणुओं के मध्य बल कैसा है, अणुओं के मध्य बल कैसा है। बात समझ में आई। भौतिक आधार पर जब हम पदार्थों को बांटते हैं तो हम देखते हैं कि पदार्थ के अंदर जो बेसिकली अणु है उनके मध्य बल किस प्रकार का है। हाँ, और अणुओं के मध्य जो भी बल होता है उसे क्या नाम देते हैं हम बेसिकली अंतरा आणविक बल। क्या नाम देते हैं बेसिकली उसे हम अंतरा आणविक बल नाम देते हैं। हाँ, तो जब हम पदार्थ का वर्गीकरण भौतिक आधार पे करते हैं तो हम ये देखते हैं कि पदार्थ के जो अणु हैं उनके बीच जो अंतरा आणविक बल है वो कैसा है। हाँ, तो भौतिक आधार पे जो बेसिकली आपके पदार्थ होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है ठोस, एक होता है बेसिकली आपका द्रव और एक होता है बेसिकली आपका गैस। तो यदि आपसे कोई पूछता है कि पदार्थ भौतिक आधार पे कितने प्रकार के होते हैं, तो बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है ठोस, एक होता है द्रव और एक होता है आपका गैस। हाँ, अब बात आती है ठोस क्या होंगी। तो देखिए ठोसों के बीच जो आपका अंतरा आणविक बल होता है, क्या होता है बेसिकली अंतरा आणविक बल होता है वो कैसा होता है बेसिकली सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक का मतलब क्या होता है, सबसे अधिक होता है। ठोसों के बीच जो अंतराण्विक बल होता है वो सर्वाधिक होता है। हाँ, क्योंकि बेसिकली भौतिक आधार का मतलब क्या होता है कि हम जो पदार्थ है उनके अणुओं के मध्य बल देखने वाले, मतलब अंतराण्विक बल देखने वाले। तो जब मैं पदार्थ को तीन भागों में बांट रहा हूं भौतिक आधार पर ठोस द्रव गैस, तो मैं क्या देखूंगा, मैं केवल एक ही चीज देखूंगा कि उनके मध्य अंतराण्विक बल कैसा है। तो हम जानते हैं ठोस के मध्य जो अंतराण्विक बल होता है वो कैसा होता है, सर्वाधिक होता है। हाँ, अब हम बात कर लेते हैं द्रव की कि द्रव में आपका अंतराण्विक बल कैसा होता है। तो ठोसों में बेसिकली ठोसों में जो अंतराण्विक बल होता है ना उससे बेसिकली क्या होता है, बेसिकली कम होता है, ठोसों से कम। मतलब कि ठोसों के मध्य जो आपके अणुओं के मध्य जो बल होता है, मतलब जो अंतराण्विक बल होता है वो सर्वाधिक होता है, मतलब सबसे मजबूत होता है। और यदि हम बात करें द्रव में, तो द्रव के जो अणु होते हैं उनके मध्य जो अंतराण्विक बल होता है वो बेसिकली ठोसों से भी क्या होता है, कम होता है। हाँ, और यदि मैं गैस की बात करूं अंतराण्विक बल के बारे में, तो ये बेसिकली क्या होता है, सबसे कम होता है। तो यदि आपसे एग्जाम में पूछता है कि बताइए अंतराण्विक बल सबसे कम किस में होता है, मतलब कि अणुओं के मध्य जो बल है वो सबसे कम किस में होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, बेसिकली गैस होगा। हाँ, तो सर्वाधिक अंतराण्विक बल ठोसों में, ठोसों से कम अंतराण्विक बल बेसिकली द्रव में, और सबसे कम अंतराण्विक बल मतलब सबसे कम अणुओं के मध्य बल कहां पर होता है, बेसिकली आपके गैस में होता है। इतनी बात आई समझ में। अब आगे चलते हैं। अब देखिए अंतराण्विक बल सर्वाधिक है, इसका मतलब कि जो अणु होंगे वो क्या होंगे, बहुत ऐसे पास पास होंगे। बेसिकली यदि अंतराण्विक बल मजबूत है, अंतराण्विक बल मतलब ये वाला अणु पहला अणु और ये वाला दूसरा अणु, इनके मध्य जो बल होगा वो बहुत ही मजबूत होगा। यदि बहुत मजबूत होगा तो पास पास क्या होंगे, बेसिकली ये चिपके होंगे। अब बेसिकली द्रव में जो अंतराण्विक बल होता है, मतलब अणुओं के मध्य बल होता है वो ठोसों से कम होता है। इसका मतलब द्रव के जो बेसिकली अणु रहते हैं वो एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं।
होते हैं, मतलब कि इस अणु और इस अणु के मध्य जो अंतराण्विक बल है वो बेसिकली ठोसों से कम है। इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ की अपेक्षा यहाँ पर अणु आपके दूर दूर है, क्योंकि यहाँ की अपेक्षा यहाँ पर बल आपका कम है। बात समझ में आई। और गैसों में तो अंतराण्विक बल मतलब जो बेसिकली आपका अणुओं के मध्य बल होता है वो सबसे कमजोर होता है। सबसे कमजोर होता है मतलब गैस के अणु तो ऐसे बहुत बहुत दूर दूर होंगे। देख सकते हो एक अणु और दूसरे अणु या इस अणु और इस अणु के ये जो दोनों अणु है वो एक दूसरे से बहुत अधिक दूरी पर स्थित है। बहुत अधिक दूरी पर स्थित है। क्यों स्थित है? क्योंकि इनके अणुओं के मध्य जो बल होता है, जो अंतराण्विक बल होता है, वो सबसे क्या होता है बेसिकली कमजोर होता है। बात समझ में आई। ठोसों के अणु बहुत पास स्थित होते हैं क्योंकि अंतराण्विक बल मजबूत होता है। यहाँ पर थोड़े दूर स्थित होता है क्योंकि अंतराण्विक बल ठोसों की अपेक्षा कमजोर होता है। और यहाँ पर बहुत ही दूर दूर स्थित होते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिकली सबसे अंतराण्विक बल कम गैसों में पाया जाता है। बात समझ में आई। अब बेसिकली अब बात आती है ठोसों की और भी कुछ क्वालिटी के बारे में। हाँ, तो याद रखना ठोसों का जो आयतन होता है वो क्या होता है बेसिकली निश्चित होता है। ठोसों का आयतन क्या होता है बेसिकली निश्चित होता है। यदि मैं बात करूं द्रव की तो द्रव का जो आयतन होता है वो भी बेसिकली क्या होता है आपका निश्चित होता है। हाँ, और यदि मैं गैस के आयतन की बात करूं तो वह बेसिकली क्या होता है आपका अनिश्चित होता है। क्या होता है बेसिकली आपका अनिश्चित होता है। 9th 10th क्लास में आपने ठोस द्रव गैस को बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा। अब आयतन पता चल गया। अब हम बात कर लेते हैं आकार की। याद रखना ठोसों का जो आकार होता है वो क्या होता है बेसिकली निश्चित होता है। हाँ, ठोसों का जो बेसिकली द्रव का जो आकार होता है क्या होता है, द्रवों का जो आकार होता है वो बेसिकली कैसा होता है अनिश्चित होता है। और गैसों का तो आयतन भी अनिश्चित होता है और आकार भी क्या होता है अनिश्चित। अब देखिए बेसिकली ठोसों का आकार निश्चित कैसे होता है। ये क्या है आपका बेसिकली ठोस है। ये जो है आपका ठोस है, मतलब इसका मतलब ये है कि इसके अणुओं के मध्य जो अंतराण्विक बल होगा बहुत ही मजबूत होगा। इस अर्थात इसके अंदर जो इसके अणु होंगे वो बहुत ही पास पास स्थित होंगे। दूसरी बात, इसका जो आकार होगा वो निश्चित है। बेसिकली देख सकते हो इसका आकार निश्चित है। यदि मैं इसे टेबल पर भी रख देता हूँ तो भी इसका आकार वही रहेगा जो कि अभी है। यदि इसे मैं आपके हाथ में दे देता हूँ तो भी इसका आकार वही रहेगा जो कि है अभी। हाँ, इसलिए ठोसों का आकार कैसा होता है आपका निश्चित होता है। अब हम बात कर लेते हैं द्रव की। तो देखिए द्रव का आकार निश्चित नहीं होता। हाँ, अब आपने बेसिकली 1 गिलास पानी लिए। अब उस 1 गिलास पानी को आप कहाँ पे डाल दीजिए, बेसिकली घड़े में डाल दीजिए तो बेसिकली आकार बदल जाएगा। अब आकार कैसे बदल जाएगा, जब वो बेसिकली पानी आपका कहाँ पर था, गिलास में था, तो उसका आकार कैसा था बेसिकली ऐसा था। ये था उसका आकार, था इस प्रकार का आकार उसका आयत के अनुसार। लेकिन जैसे आपने उसे किस में डाल दिया, बेसिकली घड़े में डाल दिया, अब उसका आकार कैसा हो गया, एकदम गोल गोल हो गया। देख सकते हैं अब उसका आकार कैसा हो गया, गोल गोल हो गया। हाँ, अब आप घड़े से निकाल के उसे कहाँ पे डाल दो, ऐसे फेंक दो तो वो कैसे हो जाएगा, पूरा बिखर जाएगा। मतलब आपकी द्रव का आकार कैसा होता है अनिश्चित होता है। मतलब आप द्रव को, पानी द्रव का उदाहरण है, तो बेसिकली जो द्रव की खासियत होती है वो ये होती है कि आप इसे जिस भी आकार के बर्तन में डालते हैं वो उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। इसलिए कहा जाता है कि द्रवों का आकार कैसा होता है अनिश्चित होता है। और गैसों का तो आकार अनिश्चित ही होता है। बिल्कुल। तो ये है हमने पढ़ ली पदार्थ का वर्गीकरण किस आधार पर, बेसिकली भौतिक आधार पे। हाँ, अब हम बात करने वाले हैं पदार्थ का वर्गीकरण दूसरे आधार पे। अब हम बात करेंगे दूसरे आधार की जो कि है रासायनिक आधार पर। मतलब अब हम पदार्थ का वर्गीकरण करने वाले हैं रासायनिक आधार पर। हाँ, तो देखिए रासायनिक आधार पर आपके पदार्थ बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं, आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है बेसिकली आपके शुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है बेसिकली आपका मिश्रण। एक क्या होता है बेसिकली आपका शुद्ध पदार्थ और दूसरा क्या होता है बेसिकली आपका मिश्रण होता है। बात समझ में आई। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे शुद्ध पदार्थ के बारे में। देखिए शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें एक ही प्रकार के अभिकर्मक हो। क्या हो, एक ही प्रकार के अभिकर्मक हो। तो ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं बेसिकली आपका शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जिसमें एक ही प्रकार के अभिकर्मक हो तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। हाँ, मिश्रण क्या होता है, जिसमें एक से अधिक प्रकार के अभिकर्मक हो। क्या हो बेसिकली, एक से अधिक प्रकार के अभिकर्मक हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, आपका मिश्रण कहते हैं।
देखिए अभी मैं आपको समझाऊंगा अभी, लेकिन अभी अच्छे से याद रखिए, शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें एक ही प्रकार के अभिकर्मक होते हैं, और मिश्रण वे पदार्थ होते हैं जिनमें एक से अधिक प्रकार के अभिकर्मक होते हैं। ओके, अब हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं आपके शुद्ध पदार्थ के बारे में। ओके, तो शुद्ध पदार्थ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो मिश्रण को हटा देते हैं। हाँ, जो आपकी सबसे पहले हेडिंग रहेगी रासायनिक आधार पर, वो रहेगी सबसे पहले शुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें कि एक ही प्रकार के अभिकर्मक होते हैं। अब एक ही प्रकार के अभिकर्मक क्या होते हैं उसे भी मैं अभी समझाने वाला हूं, आगे देखिए। अब शुद्ध पदार्थ भी बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। हाँ, एक होता है बेसिकली आपका तत्व और एक होता है बेसिकली आपका यौगिक। बात समझ में, देखिए रासायनिक आधार पर पदार्थ आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शुद्ध पदार्थ और एक होता है आपका मिश्रण। अब शुद्ध पदार्थ क्या होता है जिनमें कि एक ही प्रकार के अभिकर्मक हो, और मिश्रण क्या होता है जिनमें जिसमें एक से अधिक प्रकार के बेसिकली आपके अभिकर्मक हो। अब जो आपके शुद्ध पदार्थ होते हैं वो भी दो प्रकार के, एक होता है तत्व, एक होता है यौगिक। अब तत्व क्या होता है? तत्व होता है आपका जिसमें कि एक ही प्रकार के क्या हो बेसिकली परमाणु हो। तत्व वे होते हैं जिनमें कि एक ही प्रकार के परमाणु हो। और यौगिक क्या होते हैं? जिनमें कि विभिन्न परमाणु होते हैं या विभिन्न प्रकार के परमाणु होते हैं, जो कि किसमें होते हैं? एक निश्चित अनुपात में होते हैं। किसमें होते हैं? बेसिकली एक निश्चित अनुपात में होते हैं। हाँ, तो तत्व क्या होते हैं? जिनमें कि एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, और यौगिक क्या होते हैं? जिनमें कि विभिन्न प्रकार के परमाणु एक निश्चित अनुपात में होते हैं। अब देखिए मैं तत्व का एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि आपका हाइड्रोजन क्या है? आपका एक तत्व है, बिल्कुल। जैसे कि यदि मैं बात कर लूँ ऑक्सीजन, ये भी आपका एक तत्व है। यदि मैं बात करूँ आपका बोरॉन बी, ये भी आपका एक तत्व है। यदि मैं बात करूं आपके O2 की, ये भी आपका एक तत्व है। यदि मैं बात करूं आपके O3 की, तो ये भी आपका एक प्रकार का तत्व है। यदि मैं बात करूं आपके H2 की, तो ये भी आपका एक प्रकार का क्या है? आपका तत्व है। हाँ, तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बोरॉन, ऑक्सीजन, O3, हाइड्रोजन, ये सभी क्या है? बेसिकली आपके तत्व है। अब यहाँ पर एक सवाल उठ रहा होगा कि समझ गए हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन बेसिकली तत्व है, ऑक्सीजन बेसिकली तत्व है, बोरान बेसिकली तत्व है। अब आप हमें ये समझाइए कि आपने डेफिनेशन में लिखा है कि तत्व वे होते हैं जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु है। हाँ, लेकिन O2 में तो देखिए आपके दो परमाणु हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, मैंने लिखा क्या हूँ? मैंने लिखा हूँ एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। तो देखिए यदि मैं बात करूँ O2 की, तो O2 कैसे बना है? जब मैंने एक ऑक्सीजन को दूसरे ऑक्सीजन से मिलाया। हाँ, अब देखिए एक ही प्रकार के ही तो है परमाणु, ऑक्सीजन आपका। हाँ, तो तत्व वे होते हैं जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु हो। एक परमाणु मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा था तत्व वे होते हैं जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। हाँ, जैसे कि O2 है, इसमें दो परमाणु, एक ऑक्सीजन दूसरा एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन, लेकिन इसमें एक ही प्रकार का ऑक्सीजन है। बात समझ में मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं? अब हम बात करते हैं बेसिकली आपके O3 के बारे में। हाँ, अब देखिए O3 में भी कितने ऑक्सीजन है? बेसिकली 3 ऑक्सीजन है आपके 3 ऑक्सीजन। अब 3 ऑक्सीजन है, चलता है। तत्वों को केवल इस बात से मतलब है कि एक ही प्रकार के परमाणु होना चाहिए। यदि आप क्या लिखते हो? बेसिकली H2 लिखते हो, तो क्या ये तत्व होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक ही प्रकार के परमाणु नहीं, इसमें दो प्रकार के परमाणु हैं। हाइड्रोजन एक अलग प्रकार का परमाणु है, ऑक्सीजन एक अलग प्रकार का परमाणु है। लेकिन यदि मैं बात करूं O2 में एक ही प्रकार का है ऑक्सीजन, यदि मैं बात करूं O3 में भी एक ही प्रकार का ऑक्सीजन है, लेकिन वो 3 है। तो बात समझ में, तत्व क्या होते हैं? तत्व का मतलब होता है बेसिकली तत्व वे पदार्थ होते हैं जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु हो। क्या हो? जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु हो। हाँ, तो यदि आपसे कोई भी पूछता है कि बेसिकली बताओ आपका O3 तत्व है या क्या है, तो आपको सिंपल सा जवाब देना है O3 तत्व है, क्योंकि O3 में एक ही प्रकार का परमाणु है और वो है ऑक्सीजन। कोई आपसे पूछता है H2O क्या तत्व है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि H2O में दो अलग अलग प्रकार के परमाणु हैं, एक आपका हाइड्रोजन है और एक आपका ऑक्सीजन है। मतलब H2O तो आपका तत्व नहीं है।
तत्व क्या होंगे जिसमें कि एक ही प्रकार के परमाणु हों। यदि मैं बात करूं किसकी, हाइड्रोजन की बात करूं तो H2, तो H2 में भी एक ही प्रकार का परमाणु है और वो भी क्या है बेसिकली आपका हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन है और वो कितने हैं, 2 है, लेकिन है एक ही प्रकार का परमाणु, वो है आपका हाइड्रोजन, है ना। तो बेसिकली H2, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बोरॉन, ऑक्सीजन, O3, ऐसे जितने भी आपके एग्जाम्पल है जिनमें कि एक ही प्रकार के परमाणु होंगे तो वो बेसिकली क्या कहलाते हैं, आपके तत्व कहलाते हैं। बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आपके यौगिक के बारे में कि आपका यौगिक क्या होते हैं। देखिए यौगिक की डेफिनेशन क्या है, विभिन्न प्रकार के परमाणु आपके एक निश्चित अनुपात में होते हैं। हाँ, तो देखिए यौगिक का सबसे अच्छा एग्जांपल यदि मैं बात करूँ ना तो आपका क्या है बेसिकली H2O है। यहाँ पर लिख लेते हैं यौगिक का जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो बेसिकली क्या है आपका जल अर्थात H2O है। अब H2O क्यों, क्योंकि देखिए H2O में हाइड्रोजन कितना होता है बेसिकली 2 होता है और देख सकते हैं ना H2O में हाइड्रोजन 2 होते हैं और ऑक्सीजन क्या होते हैं बेसिकली 1। मतलब H2O में जो बेसिकली जल में जो अनुपात पाया जाता है वो बेसिकली क्या होता है 2:1 होता है। अब आप जल को कहीं से भी लाओ, जल को आप अपने घर से लाओ, जल को आप पाकिस्तान से लाओ, जल को आप चाइना से लाओ, जल को आप अमेरिका से लाओ, जल को आप इस पृथ्वी के किसी भी हिस्से से लाओ, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा वो निश्चित होगा। किसी भी जल में हाइड्रोजन आपका 2 ही होगा और ऑक्सीजन भी 1 ही होगा। और मैंने क्या लिखा है बेसिकली यौगिक में विभिन्न प्रकार के परमाणु निश्चित अनुपात में होते हैं। देखिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उसका जल में जो अनुपात है वो बेसिकली क्या है आपका निश्चित है। क्या है बेसिकली पूरी तरह से निश्चित है। और जल में विभिन्न प्रकार के परमाणु है। क्या है बेसिकली विभिन्न प्रकार के परमाणु। विभिन्न प्रकार के परमाणु कैसे, हाइड्रोजन एक प्रकार का परमाणु, ऑक्सीजन एक प्रकार का परमाणु और ये बेसिकली क्या है आपका एक निश्चित अनुपात में है। हाँ, तो बात समझ में आई। यौगिक क्या होते हैं, यौगिक का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के परमाणु, मतलब उसमें एक या एक से अधिक प्रकार के परमाणु होंगे। हाँ, विभिन्न प्रकार के परमाणु एक निश्चित अनुपात में रहते हैं। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा आपका जल। तो यदि कोई आपसे तत्व पूछता है, यौगिक पूछता है, बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है कि इसमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं और जबकि इसमें विभिन्न प्रकार के परमाणु होते हैं लेकिन वो कैसे होते हैं, निश्चित अनुपात में होते हैं। हाँ, अब बात आती है यदि आप इन दोनों को भली भांति समझ गए हो तो अब शुद्ध पदार्थ की डेफिनेशन समझने की कि जो आपने बताए थे शुद्ध पदार्थ वे होते हैं जिसमें कि एक ही प्रकार के अभिकर्मक हो। हाँ, अब देखिए शुद्ध पदार्थ बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, तत्व, यौगिक। अब तत्वों का उदाहरण यदि हाइड्रोजन है, H2 है, इसका मतलब शुद्ध पदार्थ का एग्जाम्पल भी क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, O2 हो जाएगा, बोरॉन हो जाएगा, O3 हो जाएगा। यौगिक किसका प्रकार है बेसिकली शुद्ध पदार्थ का, यौगिक का एग्जाम्पल H2O है, मतलब शुद्ध पदार्थ का एग्जाम्पल भी क्या हो जाएगा H2O। हाँ, अब देखिए एक ही प्रकार के अभिकर्मक का मतलब होता है एक ही प्रकार का सब्सटेंस होना। अभिकर्मक का मतलब होता है सब्सटेंस। हाँ, तो जैसे H2 अपने आप में एक अभिकर्मक है, आपका H2O अपने आप में एक अभिकर्मक है, आपका O3 अपने आप में एक अभिकर्मक है। बात समझ में आ रही, अभिकर्मक मतलब सब्सटेंस। हाँ, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ये क्या ले लिया आपने, एक ऐसी बाल्टी ले लिया, आप इसे मान लीजिए ये क्या है बाल्टी है। अब इस बाल्टी में आपने बहुत सारा क्या लिए बेसिकली जल लिए हो, क्या लिए बेसिकली बहुत सारा जल लिए हो। हाँ, तो बताओ यहाँ पर जल लिया आपने तो यहाँ पर जल के अणु मौजूद होंगे। अब जो जल के अणु मौजूद होंगे सभी का फॉर्मूला क्या होगा बेसिकली H2O ही होगा। क्या होगा बेसिकली H2O ही होगा। जितने भी अणु होंगे सभी का फॉर्मूला क्या होगा H2O होगा। क्या किसी का फॉर्मूला CO2 हो जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने एक पात्र में जल को लिया है और यदि एक पात्र में मतलब आपने एक बाल्टी में जल को लिया है तो उसमें जितने भी अणु होंगे उन सभी का फॉर्मूला H2O ही होगा। मतलब एक ही प्रकार के अभिकर्मक उस बाल्टी में मौजूद होंगे। H2O आपका एक अभिकर्मक है। देखिए H2O आपका एक अभिकर्मक है तो बाल्टी में एक ही प्रकार का अभिकर्मक होंगे, इसलिए हम जल को क्या बोलते हैं बेसिकली आपका शुद्ध पदार्थ कहते हैं। हाँ, यदि आपने बेसिकली क्या लिए एक ऐसा बॉक्स लिए और उस बॉक्स में बेसिकली क्या भर दिया आपने ऑक्सीजन भर दिए, तो बताओ उसमें जो अणु होंगे
उन सभी का फॉर्मूला भी क्या होगा बेसिकली O2 ही होगा। मतलब जो बॉक्स में होंगे वो एक ही प्रकार के अभिकर्मक होंगे, अलग अलग प्रकार के अभिकर्मक नहीं होंगे। अलग अलग प्रकार के अभिकर्मक होने का मतलब समझते हो कि यहाँ पर H2O भी होगा और यहाँ पर CO2 भी होगा, यहाँ पर H2O भी होगा, CO2 भी होगा, यहाँ पर O2 भी होगा और यहाँ पर आपका हाइड्रोजन भी होगा। यदि ऐसा होता है तो ये शुद्ध पदार्थ नहीं कहलाएंगे। फिर शुद्ध पदार्थ का मतलब ही ये होता है कि उसमें एक ही प्रकार के अभिकर्मक होते हैं। क्या होते हैं बेसिकली, उसमें एक ही प्रकार के अभिकर्मक होते हैं। हाँ, जैसे कि मैंने एक बाल्टी में जल लिया तो जल में आप देखोगे तो आपको क्या दिखने वाला है, आपको केवल H2O 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 ही दिखेगा पूरी बाल्टी में। मतलब दिखेगा नहीं, मतलब होगा, मतलब कि आपकी बाल्टी में एक ही प्रकार का अभिकर्मक है, वो है आपका H2O। यदि आपने बेसिकली हाइड्रो किससे ऑक्सीजन से भरा कोई पात्र लिया है तो उसमें बेसिकली ऑक्सीजन ही होगी, उसमें कोई और अभिकर्मक नहीं होगा। जैसे कि उसमें हाइड्रोजन नहीं हो सकता, उसमें आपका बोरॉन नहीं हो सकता, ओजोन नहीं हो सकती। हाँ, तो मतलब ये क्या हो गया आपका शुद्ध पदार्थ। लेकिन यदि इसमें आपकी ओजोन भी हो गई तो ये शुद्ध पदार्थ की कैटेगरी में नहीं आएगा। फिर ये शुद्ध पदार्थ की कैटेगरी में नहीं आएगा, ये आपका शुद्ध पदार्थ नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें आप दो अभिकर्मक आ गए। ये ऑक्सीजन पहला विकर्मक, दूसरा विकर्मक O3। यदि केवल जल की बाल्टी है तो बेसिकली शुद्ध पदार्थ कहलाएगा, क्योंकि उसमें एक ही प्रकार के अभिकर्मक होंगे। लेकिन यदि उसमें आपने क्या मिला दी बेसिकली CO2, अब क्या ये एक ही प्रकार का अभिकर्मक होगा? नहीं, इसमें तो दो अभिकर्मक हो गए। CO2 आपका एक अभिकर्मक होगा और आपका H2 क्या होगा बेसिकली एक अभिकर्मक होगा। तो इसमें दो अभिकर्मक हो जाएंगे तो ये बेसिकली शुद्ध पदार्थ नहीं कहलाएगा। अब ये क्या कहलाएगा बेसिकली मिश्रण कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेसिकली मिश्रण कहलाएगा। तो बात समझ में आई कि शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। शुद्ध पदार्थ का मतलब होता है जिनमें एक ही प्रकार के अभिकर्मक है, और अभिकर्मक का मतलब सब्सटेंस। यदि एक या एक से अधिक सब्सटेंस मिल गए तो शुद्ध पदार्थ नहीं कहलाएगा। हाँ, अब शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, तत्व यौगिक। तत्व बेसिकली जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु हो, बोरॉन O2 O3। यौगिक क्या होते हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के परमाणु एक निश्चित अनुपात में होते हैं, जैसे कि H2O। तो बेसिकली ये क्या हो गया आपका रासायनिक आधार पर जो हम पदार्थ का वर्गीकरण करते हैं उसमें पहला शुद्ध पदार्थ। अब हम बात करने वाले बेसिकली मिश्रण के बारे में। देखिए, अब हम बात करने वाले हैं मिश्रण के बारे में। मिश्रण की डेफिनेशन मैंने बताया था। मिश्रण का मतलब होता है एक से अधिक प्रकार के यदि आपके अभिकर्मक उपस्थित है। हाँ, तो ये बेसिकली क्या कहलाता है आपका मिश्रण कहलाता है। हाँ, अब मैं अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप इनके प्रकार देख लीजिए, क्योंकि प्रकार पहले जान लो, उसके बाद जो मैं एग्जांपल दूंगा उसके बाद आप भली बात ही मिश्रण को भी समझ जाएंगे। जैसे कि हमने इसके पहले शुद्ध पदार्थ को समझाने के लिए किए थे। मिश्रण आपके कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बेसिकली आपका समांगी मिश्रण और एक होता है बेसिकली आपका विषमांगी मिश्रण। हाँ, अब समांगी मिश्रण क्या होता है तो सबसे पहले यहाँ पर हम समझेंगे कि मिश्रण क्या होता है। हाँ, तो मिश्रण का मतलब बहुत ही आसान है, मैंने आपकी डेफिनेशन भी बताया। एक ही प्रकार के अभिकर्मक नहीं होंगे, एक या एक से अधिक प्रकार के अभिकर्मक होंगे। एक से अधिक प्रकार के यदि अभिकर्मक है तो उसे आप मिश्रण कहेंगे, और यदि एक ही प्रकार का अभिकर्मक है तो इसे आप क्या कहेंगे बेसिकली शुद्ध पदार्थ कहेंगे। हाँ, तो मिश्रण एक से अधिक प्रकार के अभिकर्मक। हाँ, जैसे कि मैं यहाँ पर क्या ले लेता हूँ बेसिकली जल ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ बेसिकली जल ले लेता हूँ। हाँ, यदि यहाँ पर केवल और केवल इस पात्र में केवल जल ही भरा है, जल भरा है मतलब क्या रखा है बेसिकली H2O है। अब यदि यहाँ पर जल ही भरा हुआ है इसका मतलब ये क्या हो गया शुद्ध पदार्थ। लेकिन यदि बाहर से मैंने क्या मिला दिया इसमें शक्कर मिला दिया, बेसिकली क्या मिला दिया इसमें शक्कर मिला दिया, तो शक्कर एक अलग प्रकार का विकर्मक होता है और बेसिकली जो आपका जल होता है वो एक अलग प्रकार का विकर्मक होता है। मतलब इस पात्र में एक से अधिक प्रकार के अभिकर्मक है, और यदि किसी भी पात्र में या कहीं पर भी एक से अधिक प्रकार के अभिकर्मक मौजूद हो जाते हैं तो उस चीज को क्या कहा जाता है बेसिकली मिश्रण कहा जाता है। हाँ, तो ये बेसिकली किसका उदाहरण हो गया मिश्रण का, और आपको भली बात समझ भी आ गया होगा मिश्रण क्या होता है। मिश्रण का मतलब होता है जब आपके पात्र में या कहीं पर भी एक से अधिक प्रकार के अभिकर्मक मौजूद हो तो वो क्या कहलाता है बेसिकली मिश्रण। अब देखिए समांगी मिश्रण को हम समझते हैं। अब यदि आपने इस जल में, देखिए यहाँ पर मैं और एक एग्जांपल ले तो आपका एक पात्र हो गया, ये आपका बेसिकली क्या हो गया आपका जल मतलब H2। हाँ, अब देखिए ये आपका पहले केवल इसमें क्या था बेसिकली H2O था,
तो ये क्या था आपका शुद्ध पदार्थ था, क्योंकि एक ही प्रकार का विकर्मक था। अब मैंने बाहर से इसमें क्या मिला दी, शक्कर मिला दिया, शक्कर एक अलग प्रकार का विकर्मक, तो इसमें दो विकर्मक आ गए, दोनों को मैंने मिला दिया, मिश्रण बन गया। अब बताओ यदि आपने जल में, एग्जाम माइंड में एक कल्पना कीजिए, आपने एक क्या लिया, पात्र लिया, आप मान सकते गिलास लिया आपने, उसमें आपने जल लिया, उसमें आपने बाहर से शक्कर मिलाई और उसे बेसिकली चम्मच से घोल दिया, तो बताइए क्या होगा। चम्मच से जब आप घोलोगे तो कुछ समय बाद शक्कर जल में पूरी तरह से समान रूप से घुल जाएगा। क्या हो जाएगा, समान रूप से घुल जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, बेसिकली आपका समांगी मिश्रण। क्या होगा, बेसिकली समांगी मिश्रण। अब यदि ये क्या है, बेसिकली जल, अभी इस पात्र में एक ही प्रकार का विकर्मक है, मतलब ये क्या, बेसिकली शुद्ध पदार्थ। अब यदि इसमें मैंने बाहर से क्या मिला दिया, आपका मिट्टी मिला दिया, क्या बेसिकली क्या कर दिया, मिट्टी मिला दिया। आप सोचिए आपके पास एक बाल्टी है, उसमें आपने जल लिया, उसमें बाहर से आपने मिट्टी मिला दिया। अब आप उससे क्या करते हैं, घोलने का प्रयास करते हैं, तो क्या मिट्टी जल में पूरी तरह से घुल जाएगी, बिल्कुल नहीं घुलेगी, है ना। वो मिट्टी जो होगी वो नीचे जाकर बैठ जाएगी नीचे जाके बैठ अच्छे से। तो मिट्टी जल में पूरी तरह से नहीं घुली, जबकि जल में जैसे आपने शक्कर को मिलाए, उसे घोलने का प्रयास किया, तो कुछ समय पश्चात शक्कर जल में पूरी तरह से घुल गया। अब आप एक चम्मच लीजिए, उस चम्मच से ऊपर से टेस्ट कीजिए, बीच से टेस्ट कीजिए, नीचे से टेस्ट कीजिए, आपको जो स्वाद है वो तीनों जगह सेम ही मिलने वाला है। लेकिन जब आप जल को मिट्टी में मिलाते हो तो ऐसा कुछ भी केस नहीं देखने मिलता, मिट्टी घुलती नहीं और मिट्टी इस तली पर आकर क्या हो जाती है, बैठ जाती है। हाँ, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, बेसिकली आपके विषमांगी मिश्रण का, और ये किसका एग्जाम्पल हो गया, बेसिकली समांगी मिश्रण का। तो यदि आपका जो मिश्रण है उसमें जो अवयव है, बेसिकली आपने भी मिश्रण किसका बनाया, जल और शक्कर का, तो जल और शक्कर आपके क्या हो जाएंगे, अवयव। तो यदि मिश्रण में अवयव एक समान रूप से घुल जाते हैं, मिश्रण में यदि अवयव एक समान रूप से घुल जाते हैं तो समांगी मिश्रण का निर्माण होता है। और यदि मिश्रण में जो उसके अवयव है, मिट्टी उसका एक अवयव, जल भी उसका एक अवयव मिश्रण का, तो अवयव का मतलब आप अभिकर्मक से समझ सकते हो, सिंपल सी बात, अवयव कहो, अभिकर्मक कहो, सब्सटेंस कहो, बात वही है। हाँ, तो यदि जो उसके अवयव है वो यदि समान रूप से नहीं घुलते हैं तो इस प्रकार का मिश्रण क्या कहलाता है, विषमांगी मिश्रण। तो यदि मैं स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात करूं तो समांगी मिश्रण एक ऐसा मिश्रण होता है जिसमें उसके अवयवों का जो संगठन होता है, वो एक समान होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेसिकली जो संगठन होता है वो बेसिकली क्या होता है, आपका एक समान होता है। हाँ, और विषमांगी मिश्रण एक ऐसा मिश्रण होता है जिसमें उसके अवयवों का जो संगठन होता है, हाँ, जिसमें उसके अवयव का जो संगठन होता है वो एक समान न होते हुए क्या होता है, बेसिकली असमान होता है। जो विषमांगी मिश्रण में जो अवयवों का संगठन एक समान न होते हुए बेसिकली क्या होता है, आपका असमान होता है। क्या होता है, बेसिकली असमान होता है। तो ये हमने बात कर ली समांगी मिश्रण की, विषमांगी मिश्रण की। हाँ, तो आज के इस वीडियो का पर्पस ये था, रसायन शास्त्र की जो आपकी पहली अवधारणा है वो है आपकी पदार्थ, उससे आपको रूबरू कराना। इस वीडियो में हमने पदार्थ क्या होता है वो जाना, उसके बाद हमने पदार्थ का वर्गीकरण जाना। पदार्थ का वर्गीकरण दो आधारों पे किया, भौतिक आधार, एक आपका रासायनिक आधार। भौतिक आधार पे ठोस, द्रव, गैस, तीनों के बारे में आपने बात की। अब बेसिकली रासायनिक आधार पे जब हमने बात की तो इसमें भी दो कैटेगरी है, एक शुद्ध पदार्थ, एक मिश्रण। शुद्ध पदार्थ में बेसिकली दो प्रकार के तत्व यौगिक, उन्हें भी हमने अच्छे से भली बात एग्जाम्पल से समझा। उसके बाद बेसिकली मिश्रण की परिभाषा एग्जाम्पल सहित, और फिर मिश्रण के प्रकार समांगी मिश्रण और बेसिकली विषमांगी मिश्रण। हाँ।